हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आपका मेरी इस अकाउंटिंग फाइनेंस एंड टैक्सेशन के चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटिंग की सीरीज़ में कि जो बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेंट्री दिखाई जाती है, उस इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया जाता है उसका क्या बेस होता है और कौन सा रूल या कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के बारे में बात करता है। तो जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मित्रों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इंड AS 2, यानी कि पुराने वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल है वो AS 2 फॉलो करते हैं, और जो इंड AS कंप्लाइंट कंपनीज होती है उनके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होता है। और इसका एक रेलिवेंट IFRS भी है जहाँ से इंड AS 2 और AS 2 का जन्म हुआ है। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड जो IFRS है उन्हीं से कहीं ना कहीं ये इनका कंपाइल्ड करके या फिर कार्विन कार्व आउट निकाल के हमारा फाइनली इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से AS 2 बनाया गया। AS 2 बात करता है कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आप जैसे जानते हो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, हमारे पास फिनिश गुड्स होता है, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस होता है। तीन तरीके हमारे पास इन्वेंट्री है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कैसी इंडस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके पास उस तरह की इन्वेंट्री होगी। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि जो हम बैलेंस शीट जब फाइनल करते हैं या फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट के टाइम पे हमें इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे दिखाना पड़ता है। तो इंड AS 2 ये कहता है दोस्तों कि इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कहने का भाव है इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है और जो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन, उन दोनों में से जो भी कम अमाउंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू बोल देते हैं। और इसी इन्वेंट्री को हम जो है अपने बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उस पर बात करते हैं। तो कॉस्ट के अंदर शामिल किया जाता है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब परचेज करने की कॉस्ट उस इन्वेंट्री की, उस इन्वेंट्री को अगर मैंने कन्वर्ट किया है WIP स्टेज में तो कन्वर्जन कॉस्ट हो गई, प्लस उसके अलावा उस इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन में मतलब एज इट इज़ कंडीशन में लाने के लिए जो और अगर कोई कॉस्ट उसके अलावा खर्च हुई है तो उसको भी उसमें ऐड किया जाता है। तो ये हो जाती है इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब निकालते हैं NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोस्तों रेडली कई जगह पे अवेलेबल होती भी है, कई जगह पे नहीं भी अवेलेबल होती है। रेडली अगर अवेलेबल है, फेयर वैल्यू इसको भी हम कह सकते हैं, फिर तो आप उस वैल्यू को ले लो और वो NRV कहलाएगी आपकी। अगर नहीं है तो आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस देखो, उस तरीके का प्रोडक्ट जो आपने रिसेंट में बेचा हुआ है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसमें से उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट और एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, उसको आप उसमें से माइनस कर दोगे तो WIP की आपकी NRV भी निकल जाएगी और फिनिश गुड्स की भी निकल जाएगी, जिसके बेस पे इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा वो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाती है। और ये जो वैल्यू अमाउंट हमने निकाला है इस इंडेक्स के हिसाब से वही हमारी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करी जाती है। अब कॉस्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ परचेज शामिल होता है, कन्वर्जन कॉस्ट जैसे लेबर हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, या अदर कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी होती है, तो ये सब इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट होती हैं। क्या कोई ऐसी कॉस्ट भी है जो इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर एक्सक्लूड करी जाती है वैल्यूएशन पर्पज़ के लिए? उसमें है स्टोरेज कॉस्ट, अगर वो नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन के लिए नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी इसमें शामिल नहीं किए जाते और सेलिंग कॉस्ट भी इसमें शामिल नहीं करी जाती है कॉस्ट पर्पज़ के लिए। क्या इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर मान लो आपने कोई इंटरेस्ट देके लोन पे लेके CC लिमिट पे लेके इन्वेंट्री में पैसा लगाया है, क्या उसकी कॉस्ट को शामिल किया जाएगा? तो इंटरेस्ट कॉस्ट को तभी कैपिटलाइज किया जाता है अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो ले रहा है, वो इन्वेंट सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है उसको रेडी होने में, तब जाके उसकी कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे, इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? हालांकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का कोई ऐसी डेफिनेशन या ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं बताया गया NDS के अंदर, तो जनरली हम जो है 12 महीने लेते हैं एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं आपके साथ सामने होऊंगा किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।